दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन सामान्य अध्ययन अति महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला भाग। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम आर्थिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। देखिए, राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास क्या है। दोस्तों, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद से है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य जो है वो साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद से है। और अगला प्रश्न या अगला तथ्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है। तो ये है दोस्तों, किसी भी देश के आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति आय है, जिसको पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। और प्रति व्यक्ति आय उस देश के वास्तविक आर्थिक विकास की सही तस्वीर प्रस्तुत करता है। अगला है दोस्तों, जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, किसी देश के नागरिकों द्वारा देश के भीतर या बाहर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, जिसमें से पूंजी ह्रास को घटाने से निबल राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि आर्थिक वृद्धि का परिचायक होता है। दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट यानी निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार ये मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के जो कारण हैं वो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, साहसीपन का अभाव और अपर्याप्त अधोसंरचनात्मक सुविधाएं हैं। भारत में विकास दर के अपेक्षित स्तर को न प्राप्त करने का प्रमुख कारण ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात है। तो देखिए, भारत में विकास दर जितना होना चाहिए उसके अपेक्षित स्तर को न प्राप्त करने का प्रमुख कारण उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात है। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाती हैं तो वास्तविक आय हमेशा अपरिवर्तित रहेगी। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का आकलन किया था। और भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ का गठन कब हुआ था, तो तिथि याद रखिएगा 2 मई 1951 को। और देखिए दोस्तों, हिंदू वृद्धि दर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, इसका संबंध राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि से है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। सबसे पहले तो प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा दोस्तों हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किया गया था। आइए देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा केंद्रीय बैंक है या बैंकों का बैंक है, इसके द्वारा अपनी नीतिगत दरें घोषित की जाती हैं। तो करंट में जो 8 अक्टूबर 2021 को जो नीतिगत दरें रिजर्व बैंक की घोषित की गई हैं, उसमें देखिए बैंक दर 4.25%, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। और भारतीय रिजर्व बैंक के जो आरक्षित अनुपात दर हैं, इनको सीआरआर पहले 3% था, इसको 3 से बढ़ाकर 4% किया गया है। और एसएलआर इसको 18% पर रखा गया है। तो ये भारतीय बैंक की नीतिगत दरें और आरक्षित अनुपात दरों का ये चार्ट है, आप इसको देख लीजिएगा।
इसमें जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, देखिए CRR इसको कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है, SLR को स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है यानी सांविधिक तरलता अनुपात, OGL यानी ओपन जनरल लाइसेंस इसको विदेशी व्यापार में प्रयोग किया जाता है, और WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी जो है दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक को WPI कहा जाता है। अगला है देखिए 1991 में दोस्तों नरसिम्हा राव के सरकार के सत्ता ग्रहण करने के बाद अपनाई गई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन का प्रारंभ हुआ था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी जो है पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला तथ्य है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण का प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं सतत आर्थिक विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अस्थायी विकास क्या है? अस्थायी विकास या सतत विकास से तात्पर्य प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, ताकि ये संसाधन आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये उसी तरह उत्पादक और फायदेमंद रहें। समावेशी विकास दोस्तों, समावेशी विकास का आशय समाज के सभी वर्गों तक संसाधन और सुविधाओं की पहुंच से है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को देख लेते हैं दोस्तों। विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करना है, और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक 59.3% कर्मचारी नियोजित हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक कर्मचारी नियोजित हैं। और देखिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अप्रैल 1985 के प्रारंभ व्यापक फसल बीमा योजना की जगह 1999-2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ किया था। और देखिए एक है दोस्तों हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR दोस्तों इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर इसका प्रकाशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के अधिकांश साधनों के ऊपर निजी व्यक्तियों का नियंत्रण रहता है, उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के अधिकांश साधनों पर सरकार का नियंत्रण रहता है, उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना, तो दोस्तों योजना जो है भारत में विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थीं, जिनके आधार पर उनके विकास लक्ष्य, वृद्धि लक्ष्य तय किए गए थे और उन लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जाए इसका प्रयास किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? कृषि क्षेत्र में मात्रात्मक सुधार अथवा संरचनात्मक सुधार करना। और ये जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरोल्ड और डोमर ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक लागू रही थी। अगर जो हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक रही, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य औद्योगिक विकास निर्धारित करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों महालनोबिस पर मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस भारतीय सांख्यिकीविद और अर्थशास्त्री थे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी PC महालनोबिस। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक लागू रही, और तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में गुणात्मक सुधार निर्धारित किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक लागू रही, और चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य स्थिरता के साथ विकास निर्धारित किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक लागू रही, और पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था।
छठवीं योजना दोस्तों 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक लागू रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। और आठवीं पंचवर्षीय योजना का मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट करना था। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक लागू रही। और नौवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य याद रखिएगा, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास निर्धारित किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक लागू रही। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 रहा। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य समावेशी विकास निर्धारित किया गया था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास था। लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना के समाप्ति से पूर्व ही दोस्तों 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर एक नया नीति आयोग जो है उसकी स्थापना की गई है। किसान बही योजना से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में 1992 में लागू की गई। और दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक विकास प्रदर्शित हुआ था। कुछ क्रांतियों के बारे में आइए जान लेते हैं। दोस्तों नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध देखिए मांस और टमाटर दोनों के उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। सदाबहार क्रांति का संबंध कृषि के समग्र विकास से है। दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इसका उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में ऊंची वृद्धि दर प्राप्त करना, सस्योत्तर व्यवस्था और मानव संसाधनों का विकास करना था। तिलहन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत आच्छादित नहीं है। तो जो दाल है, खाद्यान्न है, इसमें तिलहन शामिल नहीं है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ दोस्तों 1966 से माना जाता है। और कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर को हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन हैं। और श्वेत क्रांति की गति तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, जिसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? दोस्तों जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी उत्पादन प्रणाली है जो मृदा, पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल होती है। और इसमें अगर जो हम उर्वरक, इसमें अगर जो हम जो है खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो वो भी रासायनिक नहीं बल्कि देसी या आसपास मिलने वाले पदार्थों से प्रयुक्त किया जाता है। नैफेड दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन नैफेड है। और कृषि और संबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी किन बैंकों की? तो कमर्शियल बैंक जो है हमारे वाणिज्यिक बैंकों की होती है। अगला है दोस्तों कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। और कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 8 जनवरी 1965 को हुआ था। दोस्तों जो कृषि मूल्य आयोग है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, तो इसको 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया था। कृषि लागत और मूल्य आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों कृषि लागत और मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको MSP कहा जाता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, ये कृषि लागत और मूल्य आयोग MSP यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का निर्धारण करता है। अगला देखिए दोस्तों सरकार अधिप्राप्ति मूल्यों या वसूली मूल्यों पर कृषकों से कृषि उपज का क्रय करती है। और कर्नाटक भारत में कॉफ़ी का यानी कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सबसे पहले कर्नाटक में खरीफ की फसल 2007 से शुरू की गई थी। और विशेष कृषि उपज योजना का संबंध कृषिगत उत्पादों की निर्यात वृद्धि से है। भारत में कृषि आय पर कर आरोपण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना
पंतनगर में हुई थी। दोस्तों, जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी हैदराबाद में है। और भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ये आपका झांसी में है। आइए इसके बाद उद्योग क्षेत्र को देखते हैं। दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी और पहली औद्योगिक नीति की घोषणा तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा अगर जो हम देखें, यहाँ पर भारत की दूसरी औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1950 को, देखिए भारत की दूसरी औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई थी। और देखिए, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो भारत में उदारीकरण और निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 में घोषित की गई थी और 1991 में आर्थिक नीति तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव द्वारा घोषित की गई थी। दोस्तों, भारत में उद्यमों के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या है? ये उद्योग अधिनियम 1951 है। और देखिए, व्हाइट गुड्स क्या होती हैं? दोस्तों, व्हाइट गुड्स से तात्पर्य अभिजात्य वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई है और भिलाई इस्पात संयंत्र ये तत्कालीन सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था और भिलाई स्टील संयंत्र एक सार्वजनिक उपक्रम है। भिलाई स्टील संयंत्र की स्थापना 1955 में हुई थी और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। दोस्तों, बोकारो इस्पात संयंत्र ये 1964 में स्थापित हुआ था। भिलाई इस्पात संयंत्र आपका छत्तीसगढ़ में है और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना झारखंड में हुई है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये आपका दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और राउरकेला ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL की स्थापना कब की गई थी? 15 सितंबर सन 2000 को। और दोस्तों, एक प्रश्न पूछता है जो है समितियों से, आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योगों के आरक्षण की व्यवस्था समाप्त किए जाने से है। और गोल्डन हैंडशेक योजना, दोस्तों स्वर्णिम जो है हैंडशेक योजना ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। हजीरा उर्वरक कारखाना सूरत के निकट हजीरा में है और हजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है। दोस्तों, क्रिसिल क्या है? तो देखिए, क्रिसिल जो है एक वैश्विक विश्लेषणात्मक, मूल्यात्मक, अनुसंधान और जोखिम और नीति सलाहकार सेवा प्रदाता कंपनी है और क्रिसिल के द्वारा कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग यानी साख की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग हथकरघा उद्योग है और कपड़ा उद्योग भारत का सबसे पुराना और विशाल उद्योग है। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती मिल वर्ष 1818 में कलकत्ता के निकट स्थापित की गई थी और नेपानगर, दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेपानगर कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। नेपानगर दोस्तों हमारा कागज उत्पादन का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये अखबारी कागज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप है दोस्तों मध्य प्रदेश का, तो याद रखिएगा नेपानगर मध्य प्रदेश का इंडस्ट्रियल टाउनशिप है और ये अखबारी कागज बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जिला है बुरहानपुर मध्य प्रदेश। हाल का पूर्ण रूप क्या है? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और हथकरघा क्षेत्र में विकास के संबंध में मीरा सेठ समिति का गठन किया गया था। दोस्तों, भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था खनिज एवं धातु व्यापार निगम यानी MMTC है और BIFR का विस्तारित रूप बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के लिए विकास का कार्य ICDC का है
और रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हमारा हथकरघा उद्योग है। इसके अलावा दोस्तों औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है ये सर्वाधिक विकसित है। आइए देखते हैं अगला। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तृतीय क्षेत्र जो कि सेवाओं से संबंधित है। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसका सर्वाधिक भाग या सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र या सेवा उद्योग आता है। तृतीय क्षेत्र भारत का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करता है। और एक प्रश्न और बनता है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का जो अंश होता है दोस्तों वो बढ़ता जाता है। आइए देखते हैं राजकोषीय नीति और राजस्व से संबंधित तथ्यों को। भारत में राजकोषीय नीति केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मॉनेटरी पॉलिसी है यानी मौद्रिक नीतियों का जो है निर्माण करता है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व और वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है और भारत में बजट का राजस्व अनुमान वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। दोस्तों बजट जो है वो सरकार की राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी का एक लेख पत्र है और बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का विवरण होता है। भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव सबसे पहले काल्डार ने दिया था और भारत में व्यय कर अप्रैल 1962 में समाप्त किया गया था। एक देखिए बैंकिंग विभाग है, ये वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है, तो याद रखिएगा बैंकिंग विभाग वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड ये आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया कार्ड है और भारत में मार्ग कर राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। दोस्तों देखिए 10वां वित्त आयोग जो था इसके अध्यक्ष केसी पंत थे और 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन थे और 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों की अवधि 2010 से 2015 तक लागू है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय एन केलकर थे और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर YV रेड्डी थे। 15वें वित्त आयोग जो है इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं और केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध कर सुधारों से है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है और राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा हमेशा अधिक होता है। मोड वैट क्या है? तो ये संशोधित मूल्य वर्धित कर, इसका संबंध उत्पाद कर से होता है और मूल्य आधारित कर बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है। मूल्य वर्धित टैक्स उत्पादन के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है और सेन वेट का संबंध केंद्रीय उत्पादन शुल्क से है, यानी सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क से संबंधित है। संपदा कर दोस्तों या संपत्ति कर भारत में पहली बार 1957 में लागू किया गया था और इसके अलावा दोस्तों भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर यानी वैट लगाने वाला राज्य हरियाणा था। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जो है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आयकर व्यक्तिगत आय पर लगाए जाने वाला कर है। आयकर जो इनकम टैक्स है ये व्यक्तिगत आय पर लगाया जाने वाला कर है। उत्तर प्रदेश में बिक्री कर को व्यापार कर कहा जाता है और अब व्यापार कर समाप्त कर दिया गया है, उसके जगह पर वैट आया वैल्यू एडेड टैक्स। फिर 1 जुलाई 2017 से दोस्तों GST लागू कर दिया गया है संपूर्ण देश में। उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क, सेवा कर ये अप्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आते हैं। आयकर, निगम कर और संपत्ति कर ये प्रत्यक्ष कर होते हैं। चिलैया समिति इसका संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधार से है। और दोस्तों राज्य सरकार द्वारा जो कर लिए जाते थे उसमें वैट, बिक्री कर, कृषि कर, राज्य उत्पादन कर, भूमि कर और मनोरंजन कर है। इसमें से वैट,
बिक्री कर जो है, कृषि कर, मनोरंजन कर, मनोरंजन कर, इन सबको दोस्तों जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। वैट, बिक्री कर और मनोरंजन कर को। कंपनी की आय पर लगने वाला कर कंपनी कर है, जिसे निगम कर कहते हैं। और निष्पादक बजट यानी परफॉर्मिंग बजट की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। आइए देखते हैं आयोजना यानी प्लानिंग से संबंधित कुछ तथ्यों को। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी राष्ट्रीय परियोजनाओं की समीक्षा करती है और राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे और इसके अलावा भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। दोस्तों 1 जनवरी 1950 को केंद्र सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया है और राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। तो देखिए दोस्तों 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर जो है दोस्तों नीति आयोग, नीति NITI। तो दोस्तों नीति का फुल फॉर्म क्या है? ये है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान ये नीति का फुल फॉर्म है। दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नीति आयोग जो है इसके उपाध्यक्ष, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन? नीति आयोग के अध्यक्ष योजना आयोग की तरह दोस्तों प्रधानमंत्री ही होते हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देखिए भारत में दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं में सर्वप्रथम तीव्र उद्देश्य आर्थिक विकास के माध्यम से स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना रहा है और भारत में अनवरत योजना 1978 से 79 में कार्यशील थी। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। और पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुन्नार मेडल के द्वारा दी गई थी। दोस्तों चल योजना या रोलिंग प्लान एक ऐसी योजना है जो कुछ वर्षों के लिए बनाई जाती है और इसमें प्रत्येक वर्ष अर्थव्यवस्था की जरूरत के अनुसार संशोधन किया जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी, तो याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी। संविधान के 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 में आर्थिक और सामाजिक नियोजन, तो ये दोस्तों आर्थिक और सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। 1966 से 69 को भारतीय आयोजना के इतिहास में योजना अवकाश कहा जाता है और 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय विषमता पर प्रहार करना था। योजना पत्रिका दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र योजना जरूर पढ़ते हैं। योजना प्रकाशन भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाता है और प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक VS मिन्हास हैं दोस्तों, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक। आइए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्या है? नीति आयोग। हमने नीति आयोग के बारे में चर्चा भी कर लिया है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई है। दोस्तों नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया और नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। नीति आयोग की शासी परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल हैं। भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए 1950 में स्थापित योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए नीति आयोग का गठन किया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं।
तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और ये आगामी बहुत सारी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के अर्थव्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो स्टैटिक टाइप के कि जो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, भारत में जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन हैं, या वित्त आयोग का जो संबंध है वो अनुच्छेद किस अनुच्छेद से है संविधान के, इस तरह के प्रश्न। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अधिकतर जो करेंट टॉपिक होते हैं, जैसे वर्तमान में रिजर्व बैंक की बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, या फिर भारत का विदेशी व्यापार किस देश के साथ अधिक है और कौन सा देश सर्वाधिक आयात करता है, भारत किस देश को सर्वाधिक निर्यात करता है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो आसान और स्टैटिक टाइप के प्रश्न हैं, अस्थायी प्रश्न हैं, उनको भी तैयार करना जरूरी होता है और इसी क्रम में ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किया गया। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।